सो है गाइस, स्वागत है आपका जीएस वर्ल्ड इंडिया में। आज बात करेंगे हम इस वीडियो में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन। ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है। हमने फ्रेंच, डच, पोर्टुगीज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है अगले वाली वीडियो में, लेकिन ये है सबसे इम्पोर्टेंट, अंग्रेज़ आखिर भारत में क्यों आए और क्या कॉज थे, क्या रीज़न थे, क्या उनके इम्पैक्ट पड़े और क्यों वो भारत में आके सक्सेस हुए। आपने पिछले वीडियो में देखा है पुर्तगाली कैसे फ्लॉप हुए और फ्रेंच कैसे फ्लॉप हुए और मीन स्वीडिश जितने भी आए, लेकिन सबसे ज़्यादा सक्सेस रेट इनका हाई क्यों रहा। जानेंगे इसके पीछे के रीज़न और एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे और प्री एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे किसी भी एग्ज़ाम के, चाहे आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीपीएससी या यूपीएससी या बीपीएससी, किसी में भी इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, आपको पता है। देन चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ब्रिटेन में ऐसा क्या हो रहा था। यूरोप में तो खासकर इसकी लंबी पृष्ठभूमि रही है। पहले पुर्तगीज़ आए, पुर्तगीज़ के से कंपटीशन के चक्कर में ब्रिटिश आए, ठीक है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा चल रहा था, कुछ ऐसा सोशल रिफॉर्म चल रहे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े पैमाने पे उत्पादन शुरू हो गया था और वहाँ की सरकार प्रमोट कर रही थी कंपनियों को कि तुम जाओ बाहर इन्वेस्ट करो, क्योंकि फर्स्ट मोटो तो उनका इन्वेस्टमेंट था, ट्रेड था। देन पॉलिटिकल तो फिर बाद में चेंज हुआ है, ठीक है। तो वो पूरब की ओर देख रहे कि पूरब मतलब एशिया, मेनली एशिया पे फोकस थे और उन्हें एक दूसरे से स्ट्रांगली कंपटीशन था उनका। अंग्रेज़ों का था फ्रेंच से और पोर्टुगीज़ से। वो जहाँ जाते, वो अमेरिका गए तो फ्रांसीसियों ने वहाँ पर भी कॉलोनी स्टार्ट कर दी। पुर्तगीज़ वो लैटिन गए तो पुर्तगीज़ ने वहाँ पर कॉलोनी स्टार्ट कर दी। देन फिर ये कहाँ आए, पुर्तगीज़ को यहाँ से स्किप किया उनने इंडिया से। तो इंडिया में ये अच्छे खासे सक्सेस रहे। सक्सेस तो नॉर्थ अमेरिका में भी रहे, अफ्रीका में भी रहे, लेकिन इंडिया में जो मिला उन्हें, उसने पूरी कहानी बदल के रख दी। तो देखिए, सन 1600 ईस्वी में ट्यूडर वंशी महारानी एलिजाबेथ, ट्यूडर वंश था उस टाइम में। ये आप याद रखिए कौन से वंश की महारानी थी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है एग्ज़ाम में। तो उन्होंने एक चार्टर बनाया, चार्टर मतलब एक एक्ट 15 साल के लिए कि तुम जाओ दुनिया में कहीं भी जाओ, इसको शुरू करो ट्रेड को ब्रिटेन से। देन वहाँ से एक निकलता है अभियान, जिसमें कुछ कुछ एक व्यापारी रहते हैं, प्राइवेट व्यापारी रहते हैं, वो भी गवर्नमेंट्स के एफिलिएट नहीं रहते, वो टोटल इंडिपेंडेंस कैंडिडेट रहते हैं और वो वहाँ से चलते हैं। और इसका नाम रखा गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में, और इसका इससे पहले नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज़। ईस्ट इंडीज़, ईस्ट इंडीज़ कहा जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको बोलते हैं। आगे चलकर यही कंपनी 1688 में न्यू कंपनी और जनरल सोसाइटी और ट्रेडिंग टू द ईस्ट नाम की कंपनी तीनों मिलकर 1708 में इसका नाम पड़ा द यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट ट्रेडिंग टू द ईस्ट रखा गया। 1833 में तक यही नाम रहा, लेकिन 1833 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसमें नाम चेंज करके इसका कर दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ये 1833 वाली जो बात है, उसको आप पक्के से याद रखें, नोट कर लें, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका विस्तार, अंग्रेज़ों का भारत में कैसा विस्तार था। देखिए, 1608 में अंग्रेज़ों ने सूरत में फैक्ट्री लगाई, लेकिन इससे पहले अंग्रेज़ों ने विलियम हॉकिंस को पहुंचाया था। विलियम हॉकिंस उनका राजदूत था जहांगीर, मुग़लों के यहाँ पहुंचाया था जहांगीर के पास, तो लेकिन वो वहाँ सक्सेस नहीं रहा, उसका जो अभियान गया था वो सक्सेस नहीं रहा। फिर बाद में दूसरा अभियान गया 1613 में, जिसको मुग़लों ने अनुमति प्रदान कर दी। सो उसके बाद में उन्होंने मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री बनाई, साउथ में सबसे पहले। इसके बाद में 1632 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुई, सुनहरा फरमान गोलकुंडा के राजा ने इन्हें दिया, जिसमें दिया कि 500 पौंगड़ा वार्षिक कर के रूप में दोगे और तुम खुले में व्यापार करो, कुछ भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। बंदरगाहों को यूज़ कर सकते,
क्योंकि देखिए साउथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजिक थी, इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि मेनलैंड से कनेक्शन ऐसे था नहीं, ट्रेड टू ओशन था। तो उसी कारण से अंग्रेज भी साउथ की तरफ ज़्यादा फोकस किया उन्होंने, जो पोर्ट्स वाला एरिया था उस पर। फिर देखिए इसके बाद में हुआ क्या, शाही फरमान को कहा जाता है कंपनी का मैग्ना कार्टा। शाही फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो दिया था किसने, फारुखसियर ने। और 1639 में मद्रास में फैक्ट्री सेंट जॉर्ज के नाम से लगाई गई। मद्रास में जो फैक्ट्री थी उसका नाम था सेंट जॉर्ज। 1651 में फोर्ट विलियम नाम से बंगाल में फैक्ट्री लगाई गई, जिसको 3000 वार्षिक शुल्क देकर लिया गया। उसके बाद बिहार में लगाई गई, उड़ीसा में लगाई गई, कई जगह लगाई गई पूरे भारत में। लेकिन इनका जो था ना पुर्तगालियों से थोड़ा मतभेद ठीक हो गया तब वहाँ यूरोप में। तो इनने यहाँ इंग्लैंड के जो मतलब ट्यूडर वंशी शासक, उसका राजकुमार था, उसकी शादी हो गई किससे, पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा से। उसमें बम्बई भी उनको मिल गई। तो ये उनको पश्चिम में सबसे इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिकल लोकेशन थी बम्बई, वो भी उनके हाथ में आ गई। ठीक है, तो इसके बाद में राजनीतिक शक्ति की चीज़ें आई। 1700 आते आते जैसे ही यूरोप में काफ़ी अंग्रेज काफ़ी सरपल्स हो गए थे, तो उन्होंने भारत में भी ऐसे ही करने का सोचा। और भारत की पॉलिटिकल स्थिति देख के, क्यों, देखिए मुगल कमज़ोर हो रहे थे और लोकल जो राजा थे, छोटे राज्य जैसे बंगाल और हैदराबाद, ये सब थोड़े उभर के आ रहे थे। अंग्रेज़ों को पता था कि अगर हम इनको दबा लें तो ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी। यही उन्होंने बंगाल में किया। बंगाल में 1754-64-63 का युद्ध जो हुआ ना, बक्सर वाला, प्लासी वाला, उसमें कहानी बदल गई। तो इनसे पॉलिटिकल इनकी थिंकिंग तेज़ हो गई। और जो उस समय गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव, उस टाइम में भी ये सब चीज़ें चलती रहीं। तत्कालिक प्रभाव क्या पड़े, इनके तत्कालिक प्रभाव क्या पड़े, अंग्रेज़ों ने शीघ्र अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पर स्ट्रांगली नौसेना लगा दी, मतलब घेराबंदी कर दी। और भारतीय वस्तुओं का बड़े पैमाने पर आयात किया जाने लगा। भारतीय दस्तकारी को थोड़ा शुरुआती समय में लाभ पहुंचा, क्योंकि वो डायरेक्ट यहाँ से ट्रेड करके यूरोप, जो उनका मेन मोटो था, वो करने लगी। लेकिन 1764 आते आते स्थिति बदलने लगी। अब वहाँ से चीज़ें यहाँ आने लगी। अब असली कहानी यहाँ से शुरू होती है। हुआ ये यूरोप में 1750 से शुरू हुई औद्योगिक क्रांति। तो उन्हें मार्केट चाहिए था, और इंडिया काफ़ी बड़ा मार्केट था उस टाइम में भी, क्योंकि पूरे दुनिया की कुछ 40 से 42% इकोनॉमी सिर्फ इस वाले रीजन में थी, ईरान से बर्मा लगा के। तो ये सब चीज़ें यहाँ हुई। और अंग्रेज सफल क्यों हुए, तो इसमें देखिए सबसे पहले उनकी संगठन कैसा था। उनका संगठन एक प्राइवेट था, लेकिन गवर्नमेंट तो उसको एफिलिएट करती थी, लेकिन वो प्राइवेट स्ट्रक्चर था। उनके वर्किंग जो आज का कैपिटलिज्म है ना, वैसे ही सिस्टम था। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तो ओबियसली काम करेंगे अपने लिए करना है ना, सरकार के लिए थोड़ी करना है। और इनकी नेवी बहुत ज़्यादा, रॉयल नेवी जो हुआ करती थी, वो सबसे ज़्यादा उस समय की मजबूत थी। युद्ध क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। उनके जहाज़ हल्के थे, पुर्तगालियों के जहाज़ों से हल्के जहाज़ थे और बड़े जहाज़ थे, जो स्पेशली डिज़ाइन किए गए थे वॉर्स के लिए। ओके, सो इसके बाद में ब्रिटेन काफ़ी हद तक राजनीतिक स्थिरता के दौर में भी गुजरा है, 200-300 साल तक। वहाँ पे कोई पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जैसी फ्रांस में, पुर्तगाल, स्पेन में चलती रही, वैसी वहाँ नहीं आई। तो ये इनके 3-4 कारण हैं सक्सेस होने के। हाँ, पुर्तगालियों जैसे इनका धार्मिक इशू भी नहीं था, रिलीजन बेस, कि ज़्यादा कट्टर नहीं थे, ज़्यादा कट्टरता नहीं दिखाते थे, क्योंकि ये पॉलिटिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। तो ये समझते थे कि कैसे मैनेज करना है। अगर आपके अंदर रिलीजन वाला वो आ जाता है भूत अंदर, तो अब पॉलिटिकल थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। 16वीं शताब्दी में राजशाही रूप में ऋण देने की व्यवस्था भी इन्होंने कर दी थी उस टाइम में। जो बैंकिंग सिस्टम है इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। तो ये सब 5-6 कारण थे जो अंग्रेज़ों के आने में भारत वो सक्सेस रेट हाई कर दिया। यही वो 5 कारण थे। अब भारत में इस समय हुआ क्या, देखिए वो आए शुरुआत में 1600 में, तो उन्होंने बिजनेस शुरू किया, ट्रेड यहाँ से आयात शुरू किया। फिर वो 1700 आते आते निर्यात करने लगे। ठीक है, तो दिशा उल्टी हो गई और
पहले आए थे ट्रेड, फिर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उन्होंने शुरू की, पहले बंगाल फिर पूरा इंडिया। तो ये चीज़ें हैं। अब उनका इशू फंसेगा, फ्रांस से भी उनके 3 युद्ध हुए, जो ये अगले वीडियो में उसके बारे में बात करेंगे। तो ये था उनका आना और सफल होना और उनका प्रभाव। अब इसके बाद उनके जो यूरोपियों से जो युद्ध हुए, बेदरा वाला युद्ध हुआ और कर्नाटक युद्ध हुई, उनकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।